हाय स्टूडेंट्स, सोम सर बैठे बैठे फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज का डिस्कशन है दोस्त वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से लेक्चर नंबर 6 पोटेंशियल एनर्जी पे बात है। पूरा चलेगा, आधा घंटा तो वीडियो चलेगा, अच्छा डिस्कशन है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन, छोटा सा पॉइंट है अर्थक्वेक के बारे में, कहीं लिखा है टेक्स्ट बुक में, तो पहले उस पर बात कर लूँ 2 मिनट ताकि उससे फ्री हो जाए, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे पूरा लेक्चर डालते हैं। अर्थक्वेक, हाउ इट हैपन्स, हाउ इट रिजल्ट्स इनटू द अर्थक्वेक। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अपना जो अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज सरफेस ऑफ अर्थ? तेरे पैरों के नीचे की ज़मीन, यस दैट इज सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, तो अर्थ सरफेस इज नॉट रेगुलर, नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है ना सब जगह, कहीं खड्डा है, कहीं क्रेस्ट है, कहीं ट्रफ, ऐसा सब कुछ डिज़ाइन अलग अलग है ना। हाँ, तो एक्चुअली अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। देर इज inequality and dislocations and some cracks also there. But these cracks, these dislocations are called fault lines. fault वाली lines है सारी क्रस्ट के अंदर। These fault lines having a large amount of potential energy, like a compressed spring. When we compressed any spring, the large amount of potential energy is stored into that spring. Na? That energy regain the position of spring, right? Okay, so large amount of energy like a compressed spring is in such fault lines. When these fault lines readjust, earthquake results. When these fault lines readjust, earthquake results. बस इतना सा था, ठीक है, जाने दे। अब अपना मेन पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। ओके दोस्त, अब देख पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करवाना है तो वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू अप्लाई द वर्क, तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है ना। तब जो वर्क करते हैं हम, दैट वर्क इज स्टोर्ड इनटू दैट ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझा? अरे अभी समझाता हूँ, तू देख, सोम सर को मूड में आने दे। देख, ये जैसे एक डस्टर है, दिख रहा है। अब इस डस्टर को तो थोड़ा आराम से बैठने को भी मज़ा आना चाहिए ना, बैठते वक्त लगना चाहिए अमिताभ बच्चन है, है ना। हाँ, बैठने का कंफर्टनेस होना चाहिए। देख, पूरा जम के बैठने का चेयर पे। ये डस्टर है। मैंने क्या बोला था कि किसी फोर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाना है, कोई फोर्स लग रहा है, उसको पकड़ के रखा है और उसके अगेंस्ट तू उसको ले जाना चाहता है, तो यू हैव टू अप्लाई सम वर्क। दैट वर्क इज स्टोर्ड इनटू दैट ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देख समझाता हूँ कैसे। सपोज ये सरफेस है, ये जो बेंच है ना लिखने का, यस, ये पिंक कलर का बेंच, ये अपना अर्थ का सरफेस है, मान ले। अरे मान ले, हाँ, ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस पे डस्टर पड़ा है, ठीक है। अब इस डस्टर को अभी मान ले पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि ज़मीन पे पड़ा है ना, किसी ने इसको कहीं पे ले नहीं गया ऊपर नीचे, तो ऐसे ही पड़ा है, तो 0 समझ ले, 0 है। ओके, ऐसे तो -GMEM/RE समथिंग होता है, तो भी 0 समझ ले, ठीक है। अब इस डस्टर को यहाँ से मैं उठाऊँ यूँ, ओ नो, ताकत लगेगा। सर डस्टर बहुत हल्का है। अरे थोड़ा बहुत भी तेरे अंदर से कुछ तो जाएगा एनर्जी, मान ले 2 जूल 4 जूल कुछ तो जाएगा। बहुत ज़्यादा भारी होगा तो तेरे पसीने छूट जाएंगे, बट लाइट वेट ना, तो लिटिल बिट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड। इट विल नॉट बी वेस्टेड। वो कहाँ जा रहा है उसी का अकाउंट हमको समझना है। ये डस्टर को उठाया यहाँ से यूँ, सपोज इस हाइट पे लाके अपन ने रखा, तो क्या किया तूने वर्क किया। क्यों? किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे पकड़ के रखना चाहता है कि भाई आजा, मत जा मत जा, और तूने क्या किया? नहीं, दे 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 दे, और लेके आ गया ऊपर। यू अप्लाइड द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स वाई नाउ योर वर्क विल बी स्टोर्ड इनटू दिस ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझा? थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे इस डस्टर को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में, अरे यार पसीना आ गया, 4 जूल एनर्जी चला गया तेरा,
तो तेरा जो फिजिकल 4 जूल गया ना, कहाँ गया? डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय नॉर कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, है ना, पढ़ा है ना 7वीं 7th 8th में कहीं। तो यहाँ से यहाँ तक उठाने में मान ले तेरा 4 जूल लग गया, तेरे अंदर से 4 जूल एनर्जी गया, कहाँ गया? इसके अंदर स्टोर हुआ इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब है इस यूनिवर्स में एनर्जी, तेरे में से गया तो घबरा मत, इसके अंदर आ गया, लेकिन आउट ऑफ द यूनिवर्स कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये समझा? ओके, अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल है। मान ले इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ यूँ, अब मान ले पोटेंशियल एनर्जी 7 जूल है, इधर लगा स्टिकर कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 7 जूल समझो आप। तो इसका तुझे ये मतलब समझना है कि यहाँ से सरफेस से उठा के यहाँ तक लाने में 7 जूल वर्क किसी ना किसी का लगा होगा, इसलिए इस पे 7 जूल पोटेंशियल एनर्जी का स्टिकर लग गया। तो समझा, पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन बाय समवन ऑन द ऑब्जेक्ट टू पुल इट अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इन दिस केस। हाँ, समझा कि नहीं समझा? अच्छा, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 4 जूल, थोड़ा और ऊपर आया तो 5 जूल, 7 जूल, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी वेराइज, इट चेंजेस, राइट? और इसकी वजह से क्या होता है पता है? इसका अब इस ऑब्जेक्ट का वर्किंग एफिशिएंसी बनता है कुछ। कैसे बनता है? इतनी हाइट से अब इसको आप छोड़ दो तो क्या हुआ, जैसे ही तूने छोड़ा ना वो देना पड़ेगा, जैसे ही तूने छोड़ा ना वैसे ही वो जूम नीचे गया, तो ये दौड़ने की ताकत कहाँ से आई? इसके अंदर जो स्टोर हुई थी ना वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसकी पोजीशन इतनी थी, मान ले तो बहुत कम स्पीड में दौड़ा, पोजीशन इतनी है तो और ज़्यादा स्पीड में दौड़ा, पोजीशन इतनी है तो और ज़्यादा स्पीड में गिरा, है कि नहीं? हाँ, तो इसकी डिफरेंट पोजीशन की वजह से इसका वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बन रहा है। जितना हाइट पे ले जाएगा, जितना पोजीशन अप होगा, उतना इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा, है कि नहीं? हाँ, तो एनर्जी स्टोर्ड इनटू द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, समटाइम्स ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, उस पर भी नहीं समझा रहा हूँ ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फंडा। आए समझ में? पक्का ग्रेविटेशन के अगेंस्ट तूने मेहनत करके उसको ऊपर ले गया है ना? तो ये फंडा याद रखना दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी बहुत काम आने वाला है अगले 2 साल तेरे लिए, 11th 12th। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आए ना, मेरा 5-7 मिनट का वीडियो देख लेना, बहुत देसी भाषा में समझा दिया है, इतना डाउन टू अर्थ देसी तरीके से फिजिक्स को तेरी जेब में डाल दिया है। नाउ इट्स अप टू यू, कुछ भी फिर भी इसमें डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि सर ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया पोर्शन, ठीक है? चल दोस्त आ जा। ओके दोस्त, अब इसका थियरिकल प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा कि हमको एग्जाम्स में किस टाइप के थियरिकल क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी में से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, समझ ले, डेफिनेशन और कुछ फार्मूला दे दो, यूनिट दे दो, डायमेंशंस लिख दो। अरे बच्चों जैसे क्वेश्चंस होते हैं यार, डेफिनेशन दूंगा, थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स करके फार्मूला लाऊंगा, फिर उसका यूनिट लिख दूंगा, फिर डायमेंशन लिख दूंगा, 2-3 मार्क्स कवर हो गया। थियरी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। चल डेफिनेशन लिखते सबसे पहले। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? सिंपल है ना, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली स्टोर्ड एनर्जी, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है। यस, हाँ, तो लिख दो डेफिनेशन मस्त लैंग्वेज में, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है ये, हाँ, स्टोर्ड एनर्जी इन ऑब्जेक्ट बाय द virtue of its position or configuration। यस, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, हाँ किसका सर? अरे देता हूं, एक और डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पूछते हैं, ये क्या होता है सर? तो इसका डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं देता हूं मैं, एक काम करें, फॉर्मूला प्रूव करते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन खुद बनाते हैं ना,
रट्टा भी मैं भी बोलूँगा तू रट्टा मार लेगा, रहने देना, चल पहले फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, कौन सा भागा जा रहा है अपने, सब कुछ अपने कंट्रोल में ही तो है। कम, ये तो अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क, हम जो वर्क कर दे, जैसे मैंने 5 जूल वर्क किया ऑब्जेक्ट पे तो 5 जूल उसके अंदर स्टोर हो गया, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वही मेरा वर्क भी तो है, तो वर्क और एनर्जी इक्वली तो होता है ना यहाँ पे। हाँ, तो चल सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। सपोज अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, वो किसी रेफरेंस सपाटी पे पड़ा है। रेफरेंस सपाटी के लिए हम अर्थ का सरफेस समझ लेते हैं, जैसे मेरा डस्टर अभी इस बेंच पे पड़ा हुआ था वैसे अर्थ के सरफेस पे। तो चल स्टार्ट करते हैं मामला पूरा, फिर डेफिनेशन। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ m मास is lying on reference surface, ठीक है। Now to lift this object up to the h height, we need to apply the force against the gravity। हाँ, to lift this object up to h height, force should be applied against gravity। कितना फोर्स अप्लाइड करना चाहिए? ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, एटलीस्ट उतना फोर्स तो तुझे देना ही पड़ेगा। ग्रेविटी ने सपोज 5 जूल से उसको पकड़ के रखा है, अब तू 4 जूल से खींचेगा तो क्या खींच पाएगा उसको ऊपर? नहीं ना, इसके जितना तो होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम मिनिमम लेते हैं कि इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना फोर्स तो हमको देना ही है, तब वो लिफ्ट होना स्टार्ट होगा। और तू ज़्यादा दे देगा तो वो स्पीड पकड़ेगा। हाँ, तो चल, फोर्स टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट is equal to weight of object, मतलब वही ग्रेविटेशन फोर्स को वेट बोलते रहे। हाँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा, ठीक है। फोर्स कितना दे रहे हैं हम? उसके वेट जितना ना, तो वेट मतलब mg। हाँ, और डिस्प्लेस कितना करवा रहा है, कितना ऊपर लेके जा रहा है उसको? h हाइट तक डिस्प्लेस हो रहा है। अच्छा, तू जो फोर्स दे रहा है वो भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेस भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल विल बी 0 cos 0, सो इट विल बिकम mgh cos 0 मीन्स 1। ये हो गया वर्क, और ये जो वर्क है ना, यही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, राइट। जितना वर्क तेरे को लगा उतना ही वर्क उसके अंदर स्टोर। अब वर्क हर बार 5 जूल 7 जूल नहीं आता है, सेम mgh भी नाम आता है वर्क का यार। तू ऑब्जेक्ट का मास रख दे, g को 10 रख दे, हाइट जो भी रख दे, तो आंसर आ जाएगा 5 जूल 7 जूल 10 जूल जो भी लाना है। हाँ, तू हर बार वेट करता है सर 5 जूल नहीं आया वर्क, अरे यार ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूले के फॉर्म में आता है ना, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो भी टाइटल लिख दे क्या, कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इनटू द ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। This work is stored into object in form of potential energy. That's why potential energy is mgh and it is actually gravitational potential energy, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है ना, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। हाँ, तो समटाइम्स पोटेंशियल एनर्जी को U से भी डिनोट किया जाता है ऐसे। हाँ, कभी V भी बोलते हैं, U भी बोलते हैं, देख लेना जो भी टेक्स्ट बुक में तेरे बुक में सिंबल आता है वो देख लेना। अब यहाँ से डेफिनेशन बनाते क्या, ये क्या है ऑब्जेक्ट का, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब वेट और रेफरेंस सरफेस से जो हाइट है उन दोनों का मल्टीप्लाई है ये। तो बन गया डेफिनेशन। यस, क्या लिखेगा डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कि प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट फ्रॉम द रेफरेंस सरफेस। हाँ,
प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ, भाई वेट का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है, हाँ हम उसको वजन बोलते हैं देसी भाषा में। प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट फ्रॉम रेफरेंस सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया डेफिनेशन। तो यार ये तो दांसू हो गया, पढ़ाना कहीं से स्टार्ट किया और डेफिनेशन फिर लाके वापस बनाया। तो ऐसे ही तो पढ़ाया जाता है, ऐसे तो पढ़ाई होती है भाई, समझ के तो करना होता है। हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया तेरा। अब यहाँ से अपने पास दो टाइप का फिर नया डिस्कशन निकलेगा। देख निकालूं डिस्कशन, रुक जा बबुआ। एक डिस्कशन यहाँ से निकालेंगे, एक को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये जगह मुझे लग रहा है वेस्ट हो जाएगी, तो स्टोर्ड इनटू ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्टोर्ड इनटू ऑब्जेक्ट, समझ गया ना तू। हाँ इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा रेंज बढ़ाना पड़ेगा कैमरामैन लिखने का, यहाँ तक जा सकता हूँ, इस रेंज तक, है ना। ठीक है चलो दोस्तों, अब यहाँ से थोड़ा दो नया मैथमेटिक्स इसके साथ कर दे, इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। चल सबसे पहले क्या कर, इसका डिफरेंशिएशन कर दे विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो तुझे कुछ नया टर्म मिलेगा, घबरा मत। तो लिख दे यहाँ पे नोटिस क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, क्योंकि हाइट डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है ना, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में तो होता नहीं है। जैसे देख, ऐसा देखा कभी d/d2? नहीं रे, d/dt होता है, d/dx होता है, क्योंकि x टाइम ये सारे वेरिएबल्स है, बदलते रहते हैं, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होता है। 2 के रिस्पेक्ट में थोड़ी होता है, 2 तो खुद कांस्टेंट है। तो इस पूरे फिनोमिनन में हाइट वेरिएबल है, हाइट बदलता रहेगा ना जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इसलिए हाइट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलो ये रहा अपना फॉर्मूला। तो कर दो डिफरेंशिएट, d/dh डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ अच्छा, यहाँ पे d/dh इसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है बबुआ। तो ये हो गया तेरा dVh/dh। ये mg तो कांस्टेंट है, क्योंकि मास जितना ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट 50 किलो का है तो 50 ही रहेगा ना, वो बदलेगा थोड़ी ऊपर नीचे ले जाने पे। ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को 2 माला ऊपर ले गया तो 30 किलो का हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो दे विल कम आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। इस h का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, तो हो गया है सिर्फ mg आंसर। ये mg क्या है एक्चुअली, ये 1 mg क्या है, mg फोर्स है ना, वेट की वजह से लगने वाला फोर्स, वेट फोर्स। तो ये आ गया भाई। अच्छा भाई टेक्नीशियन यहाँ तक दिख रहे हैं ना। अच्छा ये जो mg है एक्चुअली तो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, तो यहाँ आप नेगेटिव साइन लेना है आपको, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ये सारा वर्क होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आप ले सकते हो, ठीक है, लेना ही है, ले क्या सकते हो। अच्छा इस फॉर्मूले में तो मुझे मजा आ गया यार, कुछ नया मिला। क्या नया मिला? अरे जोरदार मिला। थोड़ा सा रफ वर्क बताऊं तुझे, याद करवाता हूं कि ये क्या है। यहाँ पे चलेगा टेक्नीशियन? हाँ ऐसे एक्स्ट्रा, ये थियरी रिलेवेंट नहीं है, आउट ऑफ द थियरी है, लेकिन मुझे कुछ याद आ गया तो सोचा पढ़ा देता हूं तेरे को। ये क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन में h लिखा है, h x y d r लिख सकते हो, कुछ भी डिस्टेंस से मतलब है। हाँ पोटेंशियल एनर्जी का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का नेगेटिव वैल्यू फोर्स देता है हमको, इसका मतलब फोर्स होता है ना। देख बताता हूँ, ऐसे बहुत से फॉर्मूले तूने देखे, जैसे देख d/dt ऑफ x इट गिव्स यू वेलोसिटी। x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया चैप्टर 3 में, तो वेलोसिटी मिलता है। हाँ फिर वेलोसिटी का फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिलता है। अरे हाँ सर रुकता जा। फिर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का t के रिस्पेक्ट में किया तो फोर्स मिलता है। अरे हाँ सर, ये भी तो ऐसा ही एक फॉर्मूला आया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रिस्पेक्ट में x h, ऊपर गया तो हाइट, ऐसे गया तो x, समझा, अलग अलग। तो मैं x लिखता हूँ कॉमनली। हाँ
पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन, तो फोर्स का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये एक्चुअली है ना दोस्त, बहुत दांसू इन्फॉर्मेशन है, तुझे एक रिमाइंडर करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कि तूने अब तक जो फिजिक्स पढ़ा ना उसमें एटलीस्ट इतना डिफरेंशिएशन का यूज तेरे जेब में होना चाहिए। एनी टाइम तुझे सम्स करते वक्त ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे तुझे सम्स में, क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तुझे दे दिया मोमेंटम और बोला फोर्स लेके आ चल, तो मोमेंटम को सीधा डेरिवेशन कर, बस डिफरेंशिएशन कर, जो आंसर आएगा वो फोर्स होगा। यही तो फॉर्मूला बोल रहा है कि मोमेंटम का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर डाल, जो आंसर मिला वो फोर्स है। तो वैसे ये सारे फॉर्मूले तेरे इतने काम के हैं दोस्त। थियरी अपनी जगह है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान अपनी जगह, इसको पकड़ लेना, थियरी में मत लिखना इसको, ठीक है। थियरी में चलो, अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ये तो हो गया पोर्शन, अब कुछ और करते हैं, इसमें कुछ और ये करते हैं। वो बताया था ना अभी पहले बैठ के चेयर में कि जब ऑब्जेक्ट इस हाइट पे आ गया है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो एनर्जी वो कहाँ खर्च करेगा। यहाँ से मान लो गिर गया ना नीचे, तो दौड़ने में मोशन काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तेरा फिजिकल एनर्जी था, उससे तूने उठाया डस्टर को, यहाँ रखा, तेरी फिजिकल एनर्जी गई, इसके अंदर आ गई, इसके अंदर जो आई वो पोटेंशियल, फिर ये वापस यहाँ से गिरा तो इसकी पोटेंशियल गई और काइनेटिक बन गई। तो ये पूरा एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, इस यूनिवर्स से बाहर जाता नहीं है कहीं, इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसका एग्जांपल अपन देखते हैं। सपोज इस ऑब्जेक्ट को तू क्या किया था तूने, टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट अप टू एच हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक लेके गया था ना ऊपर। सपोज यहाँ पे तेरा ऑब्जेक्ट था, उसको इतना एच हाइट तक लेके गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh। दिख रहा है ये सब छोटा छोटा जगह कम पड़ जाती है, बढ़ा दे। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ था, एच हाइट तक ऊपर लेके गया, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी आया mgh, आया ना। अब यहाँ से वापस नीचे गिरेगा तो ये सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगा। यही बता रहा हूँ, कैसे बताता हूँ देख। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एच हाइट पे है, वहाँ से उसको फ्री फॉल करवा दे, मतलब छोड़ दे। तो देख, if this object falls freely, फ्री फॉल है तो वो फॉर्मूला ले सकते हैं ना, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर 2ad। फ्री फॉल है यार, एक्सेलरेशन g होता है, मतलब 9.8 होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये उसके तो फॉर्मूले लगेंगे ना वो तीन वाले। हाँ, लगा दिया फॉर्मूला, चल v स्क्वायर। अच्छा, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है ना, ऑब्जेक्ट तेरे हाथ में होता है, पकड़ा हुआ है, जीरो वेलोसिटी, फिर छोड़, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सेलरेशन होता है g, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, अरे h हाइट पे है, वहां से छोड़ेगा तो वापस जमीन पे गिरेगा, तो h जितना ही ट्रैवलिंग किया ना, हाँ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज h। नाउ इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब बोथ साइड 1/m, हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया किनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, 2 गॉन, ये हो गया mgh। ये mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आया ना रिलेशन कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक। पहले क्या था, योर वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब तेरा वर्क उसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हुआ, उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चलता रहता है। हाँ, तो यहाँ पे मस्त डायलॉग लिख दे क्या, कि दिस इक्वेशन शोज, अब मैं लिखना नहीं है, चल बहुत लिख लिया, अब इतना इंग्लिश तू भी लिख। दिस इक्वेशन शोज दैट द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू किनेटिक एनर्जी। हाँ, आया ना मजा, स्क्रीनशॉट ले ले, अभी छोटी सी और 2-3 डिस्कशंस है इसमें। चल 1, 2 and 3। ओके बच्चा लोग, अभी पोटेंशियल एनर्जी में इतना क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स की रेंज में आप इसको लिख सकते हो। अब एक और नया क्वेश्चन इसके अंदर ही, इसको नया नंबर नहीं देते, 9 नंबर में कंटिन्यू रखते, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन में, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। हाँ, ये पूछते हैं रे, मजाक नहीं कर रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है।
कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। चल इसको जाने दे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। एक छोटी सी फिनोमिनन समझ, तू फिजिक्स को फिनोमिनन से ज़्यादा समझा कर अभी 11वीं में ना 11th में ना, तो जल्दी पकड़ पाएगा फिजिक्स। देख सपोज ये कोई पोजीशन है ए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पोजीशन है बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया, सपोज उसको वर्क लगा 8 जूल, है ना, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के इधर होके इतने बड़े पाथ पे आया, फिर भी वर्क लगा 8 जूल। मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ से यूं जिगजैग करता हुआ यूं इधर आया, फिर भी वर्क लगा 8 जूल। अरे मान लिया सीधा दुबक के निकल गया, फिर भी वर्क लगा 8 जूल। क्या लफड़ा है ये सब, इतना लंबा घूम के जा रहा है फिर भी 8 जूल खर्चा हो रहा है वर्क का, और यहाँ से जा रहा है फिर भी 8 जूल। हाँ, तो ये डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स लगाया होगा तब जाके वर्क इक्वल आ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में जो फोर्स लगा होगा वो कंजर्वेटिव होगा, इसलिए सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, किधर से होके पहुँचा, इट डजेंट मैटर। यस, मान लीजिए इधर से इधर पहुँचा होता ना किसी सी पॉइंट पे, तो वर्क लगता है उसको 5 जूल, कुछ अलग लगता, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया। इस केसेस में आप देखो कहीं से भी घूम के जाओ पोजीशन रिमेन्स सेम, कहीं से भी घूम के जाओ पोजीशन डज नॉट चेंज। हाँ, तो इस टाइप के फिनोमिनन में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि सर कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि उसके लगने से जो वर्क होता है ना वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, सिर्फ पोजीशन बदलने पे ही वर्क बदलेगा, वरना तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कोई सा भी पाथ लो वो नहीं बदलेगा, राइट ना। हाँ, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया क्या कि वर्क डन बाय विच फोर्स, वॉट एवर फोर्स, वर्क डन बाय वॉट एवर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, it depends on position only, initial and final positions only, is called conservative force। हाँ, तो मैं पूरा नहीं लिखना है अभी, जगह नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। वर्क इंडिपेंडेंट, ऐसा लिख दे शॉर्ट में, वर्क इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय वॉट एवर फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन, सच फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर। अरे इसके एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, इसे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या है पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मुझे तो याद नहीं रहता था बचपन में, तो ऐसे याद रखता था गेम, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, ये सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और इनकी वजह से जो फील्ड बनता है ना वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। हाँ, तो अभी हम सब लोग ग्रेविटेशन फील्ड में है, तो हम सब लोग कंजर्वेटिव फील्ड में ही खड़े। हाँ, ठीक है दोस्त। चलो, अब नॉन कंजर्वेटिव मतलब इसका उल्टा क्या कि ऑब्जेक्ट का पाथ पे भी डिपेंड करेगा एनर्जी, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो 8 जूल और यहाँ से सीधा निकल लिया तो 3 जूल। हाँ, तो ये मोशन पे, किनेटिक एनर्जी पे, स्पीड पे, सब पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप का वर्क के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। सीधी सी बात है, ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो टायर ज़्यादा घिसेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो वर्क भी ज़्यादा लग जाएगा। कम स्पीड में जाएगा तो थोड़ा फ्रिक्शन कम घिसता है ना आराम से जाने पर। हाँ, ठीक है दोस्त। अरे तो बहुत स्पीड में जा, तेरी गाड़ी का टायर में से धुआं नहीं निकलता क्या? पिक्चरों में नहीं देखा क्या? टायर जलने जैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो स्पीड बढ़ाना तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा तो वर्क ज़्यादा हुआ, वर्क ज़्यादा हुआ तो टायर गर्म हो गया। हाँ, तो ये है तेरा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चल इसका स्क्रीनशॉट ले, एक छोटा सा क्वेश्चन और है 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर और पूछ सकते हैं, वही 2 मार्क्स की रेंज में। क्या कि ये फॉर्मूला फिर से लाओ भाई, चेयर हटाओ, ये फॉर्मूला फिर से प्रूव करो, बट कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसे नहीं, डायरेक्ट कुछ अलग आइडिया से लाते हैं। चल तो क्वेश्चन तो बना ले क्या कि डिराइव dv by dx minus f for conservative force
फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, तो इजी है। चल करते हैं, देख। मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, उसको तूने कंजर्वेटिव फोर्स लगाया F और उसकी वजह से वो डिस्प्लेस हुआ डेल्टा x जितना। मान ले कुछ तो डिस्प्लेस हुआ होगा, हाँ। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट, सपोज छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का। सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेल्टा x on applying कंजर्वेटिव फोर्स F, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा? तो वर्क डन आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे सेम डायरेक्शन में होगा, मान ले सेम डायरेक्शन में होगा तो कॉस 0 होगा ना, हाँ। तो इतना मत सोच रहे, मैंने कॉस नहीं लिया है, मतलब कॉस 0 1 है तो वो एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए नहीं लिखा है, हाँ ठीक है। वर्क डन इज F dx। चलिए एक इक्वेशन हो गया। बट हम वर्क डन को और भी तरीके से जानते हैं, बट वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के भी होता है। कहाँ से लाए सर? बस नहीं यार, वर्क एनर्जी थियरम याद नहीं है क्या? वर्क एनर्जी थियरम। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो डेल्टा के इज इक्वल टू F डेल्टा एक्स हो गया। चलो पकड़ के रखो इसको। अब यहाँ से एक डायरेक्ट तुझे कुछ लेना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन तूने पढ़ा तो होगा लेकिन इतना समझा नहीं होगा ना, तो भी मैं कुछ एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा एनर्जी कंजर्वेशन का। उस पर पूरा डिटेल वीडियो इसके जस्ट बाद का आएगा, लेक्चर 7, पूरा डिटेल एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बात होगा, ठीक है। तो अभी देख, एनर्जी कंजर्वेशन का डायरेक्ट मीनिंग बताता हूँ कि चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का जो टोटल होता है वो 0 होता है। समझना है अभी यार, अगले वीडियो के लिए फिर देख, फिर सारा आज के वीडियो में दे दूंगा तो मेरे अगले वीडियो की वैल्यू कौन करेगा? चल तो देख, अकॉर्डिंग टू टेक्नीशियन, ये कवर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। मतलब किनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दोनों क्या होता है? 0 होता है, ओके। बट ये डेल्टा के का वैल्यू तो हम जानते हैं F डेल्टा एक्स, रख दिया इधर, ओके। उसको उधर उड़ा दे, माइनस डेल्टा वी। अब डेल्टा एक्स को नीचे जाने दे टेक्नीशियन, ये कवर हो रहा है? ये आ गया आंसर। श्योर नहीं आया? इधर तो डेरिवेशन के फॉर्म में, अरे इधर रुक, लेता जा। चल वार्निंग दे दे बड़ा सा इंस्ट्रक्शन कि इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो फिर ये सब डी हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? तो तू रहने दे, पिछले 5 चैप्टर में कितना मेहनत किया ये सब समझाने में। ये हो जाएगा माइनस dv बाई डी एक्स। फॉर वेरी स्मॉल वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट बिकम्स वेरी स्मॉल। तो बन गया ना फॉर्मूला तेरा। अरे यहाँ पे h था क्योंकि हाइट की बात कर रहे थे, यहाँ पे x है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है। तो ये 2 मार्क्स में इतना भी आता है दोस्त, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। चल तू पहले तेरा स्क्रीनशॉट ले ले, हो गया ना स्क्रीनशॉट? ओके। वीडियो अच्छा लगा, तुझे लगा सर ने प्रॉपर मेहनत की है। पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, वर्क, इन सब का ये इंट्रोडक्शन फेज चल रहा है तेरी लाइफ का। जितना हो सके टेक्स्ट बुक पढ़ा कर, पढ़ के अच्छी अच्छी लाइनों को स्टोर कर। उन सारी लाइंस का मतलब इन लेक्चर्स में निकल के बाहर आएगा दोस्त, तब जाके पक्का होगा फिजिक्स। अभी तेरा इनिशियल फेज है एनर्जी को सीखने का, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए इस लर्निंग में कहीं, ठीक है? चल बाय।